बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुबह बखैर, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका दिन बड़ा बेहतरीन गुजरने वाला होगा। मैं हूं उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं। जी बिल्कुल, मैं हूं माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। लगा फ्लाई करने लगे। जी फ्लाई है, वैसे सुबह सुबह में उठ के आपको दिल करता है कि आप फ्लाई करें, एनर्जी होती है आपके अंदर। तो हम दुआ करते हैं जी आप भी खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते, जैसे हम हंसते मुस्कुराते आए। और आपके दिन को मजीद खुशगवार बनाने के लिए हम जी बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज का प्रोग्राम हर लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने कोई भी चीज मिस नहीं करनी, आखिर तक प्रोग्राम देखना है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा और आपकी सुबह जो है वो बहुत मजेदार सी हो जाएगी। बिल्कुल। और सबसे पहले आपको पता है, अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो मौसम का तस्करा होता है। मॉनसून का 11वां स्पेल चल रहा है। एबटाबाद में तूफानी बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। मजीद कहाँ कहाँ बारिशें होने वाली हैं, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, इस पर हमें खास मेहमान प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, पैनल डिस्कशन हो। और इसके साथ साथ हम क्रिकेट की बात कैसे ना करें जी, प्रोग्राम में एशिया कप की बात करेंगे। मैच रेफरी से मुतालिक जो तनाज़ा था वो हल हो चुका है। पाकिस्तान का मुतालिबा भी इस हवाले से तस्लीम कर लिया गया है, जो पाकिस्तान की तरफ से कंप्लेन की गई थी। और आज पाकिस्तान जो है वो शेड्यूल के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से मैच भी खेलेगा। तो ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है, इस पर भी आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ पंजाब में जी ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक इनकलाबी कदम जो है वो देखने में आ रहा है। और ऐसे कह लें कि टेक्नोलॉजिया जैसे कहते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस ने AI बेस्ड खुसूसी गाड़ी तैयार कर ली है। ये टेस्ट कैसे होगा, इस गाड़ी के फीचर्स क्या होंगे, इस पर भी आज हम आपको अपने प्रोग्राम में खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और प्रोग्राम में आलमी और कौमी हालात पर तो बात करना जरूरी है। वज़ीर आज़म आज से 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। 25 सितंबर को वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से भी मुलाकात मुतवक्के है। इन दौरों के पाकिस्तान पर क्या मुस्बत असरात आ सकते हैं, इस पर खुसूसी तज्ज़िया होगा। और साथ ही बात होगी सेहत की। तो मैग्नीशियम सेहत के लिए आखिर क्यों ज़रूरी है, इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर माहिर ग़िज़ाइयत हमें ये बताएंगी कि ये कमी कैसे दूर हो सकती है। जी बिल्कुल। और एज यूजुअल सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सा मौजूद बहस है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात पूछना चाहूंगी। उज़ैर, आप आज नाश्ता करके आए हैं? ये कौन सा रैपिड फायर आप मेरे साथ आते ही खेलना शुरू हो गई है? अभी तो हाइलाइट्स कंप्लीट ही हुई हैं। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप नाश्ता करें, नाश्ते के फवाइद बताने वाली थी लेकिन आपको आप नाश्ता करके आए, सवाल तो मेरा हाँ, मैं कोशिश करता हूँ हल्का फुल्का नाश्ता, कि बस चाय का कप पीकर आ गए बस कभी कभार। अच्छा, वैसे मैं आज डिपेंड करता है, सुबह टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। मैं बस आज चाय का कप पीकर आई हूँ, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि तहकीक के मुताबिक अगर हम नाश्ता ना करें तो ये सिर्फ आपकी तवानाई को मुतासिर नहीं करता, बल्कि आपकी हड्डियां जो हैं उनको भी कमजोर करता है। क्योंकि जो दूध, दही, अंडे या अनाज और कैल्शियम और विटामिन डी जो होते हैं, ये अहम ज़राए होते हैं हमें हमारी तवानाई के लिए। और अगर हमें ये ना मिले तो जिस्म की जो हड्डियां हैं वो मजबूत नहीं होती हैं, इससे और जो आपकी जरूरी ग़िज़ाइयत है वो भी बॉडी में पूरी नहीं होती है। नहीं तो कितने नुकसान कमजोर होती हैं। आप जो चाय पीती हैं उसमें दूध शामिल नहीं होता? नहीं तो अच्छा होता है बोन्स के लिए, बाकी तो सारी चीजें एनर्जेटिक। आप कुछ भी नहीं कर रहे। माहिरीन को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। वो ये कहते हैं कि हमारे जिस्म में हड्डियां दिन रात टूटती और दोबारा बनती रहती हैं, जिसे बोन रिमॉडलिंग कहा जाता है। अगर दिन के आगाज में खुराक ना मिले तो ये अमल कमजोर पड़ जाता है, जबकि नाश्ता छोड़ने से कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन भी आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और नाश्ता क्या, वैसे आप लंच डिनर कुछ भी छोड़ रहे हैं, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, लेकिन आपने नाश्ता जरूर करना है, नाश्ता नहीं छोड़ना, वरना आपकी हड्डियां जो है वो भी नाराज हो जाएंगी और मूड भी आपका खराब हो जाएगा। तो दोनों चीजें ही आपके लिए नुकसानदेह हैं, तो नाश्ता जरूर। मौसम जो है वो मूड पे किस तरह असरअंदाज? मौसम तो आज वैसे औसम है, तो मौसम की बात कर लेते हैं, अपने नाजरीन को बताते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। तो चलते हैं मौसम की तरफ। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां अक्सर इलाकों में मतला अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है।
स्कर्दू की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 18 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब नाजरीन रुख कर लेते हैं कश्मीर का, जहां अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 28 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। अब रुख कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं केपीके का मौसम। तो यहाँ पर जी मैदानी इलाकों में जो है मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करेंगे जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 25 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, मर्दान, बन्नू, बाजोड़, सवात, कोहाट, मानसहरा, पेशावर, सवाबी, खैबर, औरकज़ई और कुर्रम में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। तो नाज़रीन अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 33 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात करते हैं जी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में बारिश की पेशगोई की है। और अब जी बात कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान के और आपके साथ शेयर करते हैं बलोचिस्तान का मौसम। यहाँ पर बेशतर इलाकों में सूरज अपना जलवा दिखाएगा, मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा लिए चलते हैं जी। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सिंध का मौसम। यहाँ पर अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। तो नाज़रीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मौसम की सूरत हाल तो आपने जानी, अब बात कर लेते हैं जी सोशल मीडिया की। तो दुनिया भर में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिसके असरात भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बच्चों पर। और माहिरीन के मुताबिक कम उम्री में सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल न सिर्फ जहनी दबाव और बेचैनी को बढ़ाता है, बल्कि तालीम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे भी मुतासिर करता है। इन्हीं खदशात के पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा कदम उठाया है और 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया कंपनीज को ये हिदायत की गई है वो कम से कम मुदाखलत वाले तरीके इस्तेमाल करें ताकि 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई को रोका जा सके। ये दुनिया का पहला ऐसा कानून है जो नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाता है और ये दिसंबर से नाफिज भी होने जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान में देखें तो कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। और इस दरख्वास्त में जी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नामुनासिब मवाद देखते हैं,
जिसकी वजह से उनकी जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सबब 16 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में भी देखने में आ रहे हैं। और अदालत से इस्तदा भी ये की गई है कि बच्चों के जी मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हवाले से कोई कानून साजी की जाए, ये हुक्म जारी किया जाए इस हवाले से। बिल्कुल, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं और हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं। IT एक्सपर्ट हैं अहमद मंजूर साहब और साथ ही उनके तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट राना मोहम्मद सिकंदर साहब। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे सिकंदर साहब आपसे। ये बताइएगा कि आपने ये जो पिटीशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, आप आखिर पाबंदी लगवाना क्यों चाहते हैं? क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है जिसकी बिना पर आपने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया? क्योंकि सेनेट में ऑलरेडी जो है इस मामले में बिल पेश हो चुका हुआ है। जी, इसमें मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि मेरा जो इनफैक्ट जो है पर्पस है इस रिट पिटिशन का, वो ये नहीं है कि इस पे पाबंदी लग जाए। मेरा मकसद ये है, जिस तरह से दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसे रेगुलेट किया जाता है, उसकी पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी के तहत उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को काम करने की इजाज़त है। इसमें ये बात बहुत अहम है कि ऑस्ट्रेलिया ने $50 मिलियन का फ़ाइन किया था इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि वो बच्चों को हार्मफुल कंटेंट जो है वो दिखा रहे हैं। इसी के फॉलोअप में फ्रांस ने एक बिल पास किया। ये बिल वहाँ की सेनेट में पास हुए और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप्ड कंट्री, जिन ममालिक की असल में ये प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स असल में तो उन्हीं की प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो अपने बच्चों को इससे दूर रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि ये जो है ये बच्चों के लिए ये हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। पहले बच्चे अपनी टाइम पास करने के लिए ग्राउंड जाते थे, गेम्स करते थे। अब एक छोटा सा बच्चा होता है, वो मोबाइल हाथ में पकड़ के कोने में बैठा रहता है। सोशल क्या उसका लोगों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता। इसी सिलसिले में हमने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की है कि इन प्लेटफॉर्म्स को, बिकॉज दे आर अर्निंग बिलियन ऑफ रुपीस फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमारे बच्चों की भी उसी तरह से इम्पोर्टेंस है जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बच्चों की है या फ्रांस के बच्चों की है। अगर हमारे मुल्क में भी वही पॉलिसीज फॉलो अप होंगी जो वो अपने बच्चों के लिए बेहतर समझते हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई हर्ज है। इसी सिलसिले में हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी पिटीशन के हवाले से प्रिसाइजली हमें बताइएगा, आपने क्या मुतालबा क्या किया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों का जो सोशल मीडिया है उसके इस्तेमाल को बैन किया जाए या कुछ मखसूस एप्लीकेशंस हैं, जरा उस बारे में डिटेल। और जरूरत क्यों पेश आई, मकसद इसके पीछे क्या इसके पीछे देखें, बैन करना इज नॉट द सोल्यूशन। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द बैन। डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर है, आप बैन कर ही नहीं सकते। मेरा ये कहना है, देखें अभी कुछ अर्सा पहले आपके शायद इल्म में होगा कि एक बच्चे ने 2-3 मर्डर कमिट किए बिकॉज ही वाज प्लेइंग पबजी। आप किसी बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट, आप किसी भी चीज़ को जब अनचेक्ड जाने देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी पे एक गलत इम्पैक्ट डालती है। हमने पिटीशन में ये जो है वो ऑनरेबल कोर्ट से हमारी प्रेयर ये है, रिक्वेस्ट ये है कि पीटीए जो इन तमाम अथॉरिटी है इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, उस अथॉरिटी को अपना काम करना चाहिए। और देखें, जो 7, 8, 10, 12, 15 साल का बच्चा होता है वो अपना सही गलत नहीं समझ सकता। वो ये समझता है कि जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ शायद यही दुनिया है, और उसकी वजह से आप एक अजीबोगरीब सिकंदर साहब आप कह रहे हैं कि चेक रखना बहुत जरूरी है, चेक रखने के लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। अहमद मंजूर साहब आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह से कहा भी जा रहा है पिटीशन भी दायर होगी और ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं कि पाबंदी लग गई है या लगाने जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकता है और इसका फायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि डिजिटल दौर है, आप किसी को महफूज रख ही नहीं सकते। फिर प्रॉक्सीज का, फिर वीपीएन का, ये सब भी ब्रेक हो जाती हैं, तो उस तरह से फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड और जरा मेरी तरफ से ये तस्वुर भी ऐड कर लें एक लम्हे के लिए कि आप जज हैं और ये पिटिशनर है आपके पास, इसी पिटिशन के साथ आए हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ये चेक पीटीए रखे, मुझे कोई इसमें वो नहीं है इशूज है। पॉलिसीज आर देयर, स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस भी देनी चाहिए, दैट्स ओके कि जी किस प्लेटफॉर्म को कैसे, जैसे यहाँ पे दुनिया टिकटॉक किस लिए यूज़ करती है, बाहर दुनिया किस लिए यूज़ करती है, यूट्यूब किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे व्लॉग्स के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे और बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है, या इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, राइट। तो वो पॉलिसीज आर देयर, वो बनानी चाहिए, बिल्कुल उन पर अमल होना चाहिए। लेकिन वही बात, जुर्माना किसको करेंगे? यहाँ पे तो किसी इंटरनेशनल कंपनी का कोई ऑफिस ही नहीं है,
ना यूट्यूब का ऑफिस है, ना फेसबुक का ऑफिस है, ना और टिकटॉक का ऑफिस है, वो तो सारे बाहर से वो होते हैं। तो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, यानी कि उनको, यानी यहाँ पे या तो के दायरे में लाएं हाँ, कैसे? यानी या तो आप फिर सबको अलाइन करेंगे, यानी अब आप ये सही। कैसे देखें, उनकी एक आपने जीमेल पे अकाउंट अच्छा, बनाना वैसे है। अखलाकी तौर पे आप क्या समझते हैं, जो भी इस वक्त जिस तरह से सिकंदर साहब ने भी बात की कि माशरे में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल जो है कम उम्र बच्चों में सोशल 16 मीडिया का साल है, बैन होना चाहिए देखिए छोटे बच्चों बैन के कुछ लिए। भी नहीं होना चाहिए कभी भी, अच्छा। लेकिन उसका यूजेज बेहतर होता है। ठीक है, देखें जो यूट्यूब हम लोग यूज करते हैं वो बाहर यूएस में भी वही यूज होता है। जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जरा देखें बात easily ये है, देखने वालों के लिए। यूट्यूब अब कोई एक मेरे जैसा जो शरीफ आदमी है सही। वो जी उस पर गाने सुनता है, जो अच्छे लोग हैं आप जैसे वो उस पर लेक्चर सुनते हैं, फर्क है ना। सही। ठीक है, तो कहने हम भी गाने सुनते हैं। लेकिन अब ह्यूमन बिहेवियर को तो नहीं आप मैं बदल वही सकते, बात कर रहा हूँ ना, तो हाँ। अब यूजेज आपके ऊपर है। सही। आपको सबसे पहला जो अमल होता है ना किसी भी चीज का, आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ती है, पॉलिसी उसके बाद आती है। पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। देखें वहां पे बहुत अच्छा मवाद भी पड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ चीज भी पड़ी हुई है। अब कौन से चैनल को बैन करना है, यानी इसके ऊपर बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि जी आपको फेसबुक पसंद नहीं है आप बैन कर दें, फेसबुक बैन कर दें, ठीक है। उसके लिए फेसबुक के लिए उस पर वर्ड्स लगाने पड़ेंगे, कंटेंट, इसको कंटेंट फिल्टरिंग कहते हैं। सही। अच्छा, कंटेंट फिल्टरिंग होगी, अब चैनल फिल्टरिंग होगी, उसके बाद बताया जाएगा कि अच्छा ये कौन कौन सा बंदा है इसके अंदर, आप इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते। मैं जो पहले बात करने लगा था ना, देखें आप जीमेल के ऊपर उन्होंने या फेसबुक के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने 18 साल तो वैसी उम्र रखी हुई है, ऐसे ही है। ठीक है, और आप जाके उसको क्लिक कर और देते हैं click आई कर एम दें, ओवर yes, 18, yes. ठीक है। इसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको तो आप खत्म ही नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये काम किया तो हुआ है। ये जो सिकंदर साहब मिसालें दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की और दूसरे ममालिक की, तो ये किस तरह से कर रहे हैं इसमें? देखें वहां पे उनके ऑफिसेज मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है, वो उनके ऑफिस से बात करेंगे कि जी इस चीज के ऊपर इस तरह की कथन लगाई जाए। यहाँ पे हम सिंगापुर को भेजेंगे रिक्वेस्ट, या दुबई में और रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो यहाँ पे फिर किस तरीके से आएगा। तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको स्ट्रेटेजी पहले बनानी पड़ेगी इस पूरी चीज। पॉसिबल है, चीजें है, हो सकती सही। हैं, मुमकिन बिल्कुल है। यानी कि अहमद साहब, possible सिकंदर है, साहब, अब आप हाँ। अगर मुझे ये बताएं कि अब आपकी जो पिटिशन है उसमें आप अहमद साहब की बातें सुनने के बाद कोई तरमीम करेंगे कि नहीं, जनाब नहीं, कोई रेगुलेट या किया जाए? टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी या का कोई दलाइल आप इस्तेमाल चेंज किया करेंगे? जाएगा, या कुछ भी डेटा नहीं ऐसे होगा। कैसे जी, कलेक्ट आप किया उसकी जाएगा? उसकी वजह ये है कि अभी भी गवर्नमेंट ने अगर चाहे, गवर्नमेंट बहुत सारे फेसबुक पेजेस ब्लॉक कर देती है, अकाउंट ब्लॉक कर देती है। जी, जी, ये एक जी, एक्सेस हमारे पास है। अब हमने पिटीशन भी इसीलिए फाइल की है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप एक चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे अपने मुल्क में ना चलने दें। ये तो नहीं हल कि अगर आपके पास उसकी एक्सेस ही नहीं है, आप उसको, अब आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं देते कि आप जानते हैं कि वो उनके लिए ठीक नहीं है। नहीं, आप सिकंदर एक साहब, चीज़ को आप कंट्रोल ये नहीं कहना कर चाह रहे हैं सकते। अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो ओवरऑल ही बंद कर देना चाहिए नहीं, उस मैं ऐप को? ये देखिए, आप बड़े जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जी। आप क्या सबकी डिक्टेशन लेंगे? आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बैठ के उनके साथ निगोशिएशन करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो आपके लॉ ऑफ लैंड को वो अबाइड बाय ना करें और आप उनकी बात माने। मेरा तो नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। लेकिन सिकंदर साहब, अगर टेक्नोलॉजी के एतबार से देखें, हमारे पास वो रिसोर्सेज ही ना हो, हम उसको यूटिलाइज ही ना उस नहीं, तरह से देखिए, कर इसमें सकें, तो फिर वो resources की कैसे जरूरत ही नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन? आपकी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट लेवल पे उनसे निगोशिएट करना तो है। फिर एक बच्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर वो 16 Automatically साल का है तो देखें। वो 18 इयर्स अगर देखिए, सिलेक्ट बात कर पता है ले। क्या? आपको बता Yes. बात पता है क्या है? वो जो सर कह रहे हैं ना, हाँ। अगर तो आप चाइना की तरह चीजें सारी डेवलप कर लें खुद से, मेड योर ओन थिंग्स, ठीक है, yes. देन इट्स फाइन, ठीक। फिर ठीक है, आप अपनी चीजें चला सकते हैं, ठीक है। या आप वो जो दूसरा नॉर्थ कोरिया है उसकी तरह कोई चीज कर लें इस तरह की, देखें, तब ये चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज वही बात जो आपने थोड़ी देर पहले कहा, टिकटॉक बंद कर दें, वो बैन कर दें, लोग वीपीएन करके चलाना शुरू कर दें, ठीक है। आप कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो आपको अवेयरनेस देनी चाहिए। वो जो सर ने भी एक बात की ना कि बच्चों को आप बच्चों को, आजकल के बच्चों को ना, वो बच्चे भी इस टाइम मुझे देख के कहेंगे मैं ठीक कह रहा हूँ कि जी आप उनको ये बता सकते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, ठीक है, आप उनको ये नहीं कह सकते ये देखो ये ना देखो। बिल्कुल ठीक है अहमद साहब। लेकिन अगर आप इस बात को देखें, अगर स्टेट बात करती है, स्टेट की जानिब से उन्हें रिक्वेस्ट की जाती है कि जनाब हम ये चाहते हैं कि इतने साल से कम उम्र बच्चों के लिए बैन किया जाए, तो क्या वो कंपनी के लिए भी ये मुमकिन है? वो जो ऐप जिनके बता रहे हैं आप, ऑफिसेज दुबई हैं, सिंगापुर है, पाकिस्तान में है ही नहीं, उनके लिए ये मुमकिन होगा कर वहाँ पाना? पे वो ये कर सकते हैं, यानी कि अगर इस पूरी चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए चेंज करके देखें ना, जी, कि जी वो पाकिस्तान के लिए एक स्पेसिफिक नया
पेज बना दें, सही। ठीक है, डेवलप कर दें, यानी कि यहाँ की वेबसाइट ही डिफरेंट हो जाए और उसके ऊपर वो लिख देंगे 16 इयर्स हो या इतनी हो, लेकिन वही बात कि उसे ओके कर देंगे, उसे ओके। अब जो 16 ईयर से कम है क्या शोर्ट ही है कि वो नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा। और अच्छा, जिस चीज से मना किया जाए वो तो ज्यादा बच्चे वो चीज देखते हैं, ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो वो फिर कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? इसमें दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनका, मैंने पहले कहा गुजारिश, हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी ये पिटीशन नहीं है कि इसको बैन किया जाए, हम इसको ये कह रहे हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेशन में बिकॉज ही नोज द टेक्नोलॉजी, अब आपका एल्गोरिथम वर्क करता है, आपकी एआई वर्क करती है। बच्चा बिल्कुल 18 साल से ऊपर होता है, टिकटॉक पे या और जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जो कंटेंट अपलोड कर रहा है उससे पता चल जाता है कि ये कौन है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर एआई फिल्टर्स लगाएंगे, एल्गोरिथम सेट करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। जब भी कोई प्रोडक्ट पहली मार्केट में आती है वो रॉ ही होती है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें आप गलतियां पॉइंट आउट करते हैं तो कंपनीज या जो भी उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको वो आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर साहब, आप कह रहे हैं कि कंटेंट पर चेक रखा जाएगा और फिर वो जो कंटेंट अगर इस तरह का ना हो जो नहीं देखने वाला तो उसको फिर बैन किया जाएगा और फिर कानूनी तौर पर कार्रवाई किस पर होगी, वालिदैन पर या उस बच्चे पर? नहीं, कानूनी तौर पर कंपनी पर होगी। और कंपनी देखें, आपके मुल्क में अगर कंपनी बिलियन ऑफ रुपीस कमा रही है तो क्या आपकी स्टेट की ये या गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्हें चेक करे? ये मुमकिन है कि आपके मुल्क में आके कोई करोड़ों रुपए का बिजनेस हमारी बात नहीं मान सकते और आपकी बात भी ना माने और आपकी बच्चों की सेहत या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। और कमेंट है। अच्छा, बात मजे की तो ये है ना कि जी उन्होंने आपके यहाँ पे वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की आपके कहने में, ठीक है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी फेसबुक पे या किसी भी जगह पे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने बात मनवानी हो ना देन आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। आप उनको जाके कहें कि पूरा रूल चेंज कर दें जी, आप 18 को 16 ईयर, अभी तो 18 ईयर्स उन्होंने की हुई है और जो कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ आईडी कार्ड 18 ईयर्स पे बनता है, तो आप उनको कहें नहीं जी इसको कम कर दें आप, वो आपसे कुछ ना कुछ उसके बदले कहेंगे कि जी आप हमें इतनी वो चीज़ें करें। देखें, बात पता है क्या है, चीज़ की अवेयरनेस देना इंपॉर्टेंट है। मेरा जो हम हमेशा बात करते हैं ना, देखें होता ये है कि जी क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ अच्छी है। जब आप बच्चों को दिखाएंगे ये चीज़ ना, वो जो सर ने एल्गोरिदम की बात की है ना, वो काम कैसे करता है। अब आपके पास एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, आप एक चीज़, अब आपने गाने सुने, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की, तो आपको गाने दिखाने शुरू कर देगा। आप नाच सुन ले, नाते दिखाने शुरू, आप लेक्चर सुनना शुरू कर दें, आपको लेक्चर कुछ सोच ले वो वैसे दिखा नहीं, आप वैसे नहीं होता, ये जो है ना हमारे साथ ऐसे होता है, हमारे साथ ऐसे होता है। अच्छा, मैं ना ये समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि ये काम कैसे करता है। हमारे यहाँ लोगों ने ना इसको भी एक हवा बनाया हुआ है। देखें, मोबाइल आपके पास एक ही है। अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको कहूँ कि ये जो आपने माशाल्लाह स्वेटर या शर्ट पहनी है, ये आपने कहाँ से ली है, आप मुझे फौरन बताएंगे। अगर मुझे नहीं पता, मैं कहाँ जाऊँगा? सबसे पहले मैं गूगल पे जाके उसको सर्च करूंगा या फेसबुक पे जाके सर्च करूंगा। वो आपसे पहले ही कहता है कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, मैं आप एक दूसरे को एक्सेस दे रहे हैं अपनी ऐप्स की। तो वो जो हमें लगता है ना हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे दिमाग में ये भी अपनी वो फिर एक चीज़ है ना, बिल गेट्स हमारे दिमागों में चिपे, पता नहीं पाकिस्तान से गाली। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अहमद मंजूर साहब आपका, सिकंदर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जनाब, ये पिटीशन तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, आप बिल्कुल बैन नहीं कर सकते, रेगुलेट करने पर सवाल उठ सकते हैं कि कौन सा कंटेंट दिखाया जाना चाहिए बच्चों को, कम उम्र कौन सा नहीं। और अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। यस, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो चेक इन बैलेंस रखें इस चीज पर, और स्टेट तो अब रखने जा ही रही है, और आई होप कि ये काम करे और इम्प्लीमेंट हो और इस पर हम फायदा हासिल कर सकें। प्रोग्राम में जी फिलहाल वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। तो इस्लामाबाद के जी दिल में वाक़े मार्गला हिल्स नेशनल पार्क सिर्फ एक सयाहती मकाम नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के कुदरती हुस्न और जंगली हयात की बका की भी आखिरी उम्मीदों में से एक है। ये वो जगह है जहाँ हर कदम पर फितरत जो है वो सांस लेती है, और हर दरख्त, हर परिंदा हमें ये याद दिलाता है कि ये ज़मीन हम सब की मुश्तरका इमानत है। मगर इस हसीन पार्क को भी अब खतरात लाहक हैं, कभी गैर कानूनी शिकार, तो कभी लकड़ी काटने वाले हाथ, और कभी जो है सयाह यहाँ पर जाते हैं विजिट करने के लिए इन ट्रेल्स को, वो बेहतियाती का मुजाहरा करते हैं। ऐसे में एक टीम है जो 24 घंटे चौकन्ना रहती है, जख्मी जानवरों को बचाती भी है और उनको जनाब उनकी मरहम पट्टी भी करती है, उन्हें दोबारा कुदरती हयात में वापस ले जाती है।
तो आज हम इन्हीं मसाइल और इक़दामात पर बात करेंगे, जानेंगे ये टीम किस तरह मारगला की फ़िज़ा को महफूज बना रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर पर्सन उमर बिलाल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान उमर बिलाल साहब। सबसे पहले बताइएगा उमर साहब कि मारगला हिल्स में कायम रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का बुनियादी मकसद क्या है? कितने जानवरों को अब तक रेस्क्यू करके उन्हें दोबारा जंगल में छोड़ा क्या है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का वाहिद एक सेंटर मौजूद है जहाँ पर एनिमल्स को, जिनमें बर्ड्स भी आते हैं, उनको रेस्क्यू किया जाता है और रेस्क्यू करने के बाद वहाँ पर उनको रिहैब किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद अगर दे आर फिट टू रिलीज़ इनटू देयर हैबिटेट तो हम उनको रिलीज़ कर देते हैं उनके हैबिटेट में, और अगर नहीं होते तो उनको हम अपने पास रखते हैं और उनको केयर टेकिंग करते हैं। राइट नाउ हम लोग मोर देन 350 से ज़्यादा जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं वो रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनमें जो मेजर हमारी अचीवमेंट है उनमें हम बंगाल टाइगर था, वो हमने रेस्क्यू किया था इस्लामाबाद से और उसको हम लोग छोड़ कर आए सेंचुरी साउथ अफ्रीका में। और इसी तरीके से एक बहुत हेल स्टॉर्म हुआ था पिछले दिनों इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा बर्फ़ और ओले पड़े थे, तो उन दिनों में लोग अपनी गाड़ियाँ देख रहे थे और हम बर्ड्स ढूंढ रहे थे कि कौन कौन से बर्ड्स हिट हुए, डैमेज हुए, इंजर्ड हुए। हम लोगों ने उस दिन में भी 150 काइट्स और दीगर बर्ड्स जो हैं वो हमने रेस्क्यू किए थे। राइट नाउ वी हैव 17 एशियन ब्लैक बियर इन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हमने पूरे पंजाब से रेस्क्यू किए हैं। मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ का कानून है वो पंजाब का अपना है, सिंध का अपना है, KPK का अपना है और वफाक का अपना है। तो हम लोग किसी के भी वाइल्ड लाइफ के कानून में इंटरफेयर नहीं कर सकते और ना ही करते हैं, लेकिन यस जब वो हमें असिस्ट के लिए बोलते हैं और हेल्प के लिए करते हैं तो डेफिनेटली हमारी टीम वहाँ जाती है और उस एनिमल को या उस बर्ड को रेस्क्यू करके। अच्छा उमर, आपने कानून की बात की है, तो ये गैर कानूनी शिकार और जो लकड़ी काटने जैसे जराइम को रोकने के लिए आपकी टीम कोई इकदाम कर रही है इस हवाले से, या जदीद टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो किस हद तक मददगार साबित होगी? बेसिकली आप अगर आपका इत्तेफाक हो, मैं बल्कि आपको इनवाइट भी करूँगा, आप आएँ हमारे ट्रेल्स को विज़िट करें, मारगला हिल्स नेशनल पार्क को विज़िट करें और अब आप आकर इसकी जो वेजिटेशन है बोथ फ्लोरा एंड फौना दोनों की वो बहुत ज़्यादा थिक होगी। वो इसलिए कि अराउंड द क्लॉक हमारी जो सर्विलियंस है वो अराउंड द क्लॉक चल रही होती है। हमारे पार्क रेंजर्स हर ट्रेल पर अराउंड द क्लॉक मौजूद होते हैं और उनकी पेट्रोलिंग चल रही होती है। और उमर साहब टेक्नोलॉजी से किस तरह से आप मदद ले रहे होते हैं इसमें? सॉरी, टेक्नोलॉजी से आप किस तरह से मदद ले रहे होते हैं इसमें? बिल्कुल, हमारे पास हम लोग नर्स यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है और उन कुछ डिवाइसेस हैं जो उन्होंने दरख्तों के साथ इंस्टॉल किए हैं और उसमें सेंसर ऐसे लगे हुए हैं कि कोई भी शोर हो, इवन के फायर का भी शोर हो तो वो डेफिनेटली उसको कैप्चर करता है और उसका रिकॉर्ड हम तक आ जाता है। उसके अलावा बेसिकली चूँकि दुश्वार गुजार रास्ते हैं, ये सारे पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर बेसिकली पैदल पेट्रोलिंग ही मौसर एक तरीका कार है कि आप पैदल पेट्रोलिंग करें और हमारे जितने भी रेंजर्स और इसके साथ साथ जो फाइन्स हैं और उनके जुर्माने, उनको कैद कन्फिस्केट करना, उनकी वहीकल्स को कन्फिस्केट करना और जुर्माने आयद करना, ये सब साथ साथ चल रहा होता है, जिसकी वजह से यस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं CDA और पुलिस ही हमारे साथ 100% कोऑपरेट कर रही होती है चालान होने के बाद फाइन करने में। तो अगेन मैं वहीं पर आऊँगा। उमर साहब, जैसे कि आपने कहा कि पैदल गश्त ही होता है और पैदल ही निगरानी होती है, तो उसमें कितनी मुश्किलात होती हैं, किन नताइज का सामना करना पड़ता है? डेफिनेटली जो हमारे पार्क रेंजर्स हैं उनको ये चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं और लेकिन यस जब आप एक जगह पे एक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो यूज टू भी हो जाते हैं और आपकी जो सेंसेस होती हैं सारी की सारी वो काम करना शुरू कर देती हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन ही बेसिकली आपकी पेट्रोलिंग होती है। तो इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर ट्रेल्स पर आते हैं या विजिटर्स मारगला हिल्स नेशनल पार्क में आते हैं तो हमारे हर ट्रेल के ऊपर हमारा चेक पोस्ट मौजूद है, वहाँ पे हमारा पार्क रेंजर पोस्ट भी मौजूद है। उमर साहब ये भी बताइएगा कि ट्रेल्स पर आने वाले सयाहों को आप किन हिफाजती तदाबीर के हवाले से बताते हैं कि वो खुद की भी हिफाजत यकीनी बनाएं और जंगली हयात जो है वहाँ पर उसकी भी हिफाजत को वो यकीनी बनाएं? मैं बिल्कुल ऐसा ही है। एजुकेट और अवेयरनेस हमारा बुनियादी एलिमेंट है हमारे इदारे का। जो भी क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मारगला हिल्स नेशनल पार्क में मोर देन 350
स्पीशीज़ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ के, जिनमें मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, और फ्लैग स्पीशीज़ हमारा लेपर्ड है, और लेपर्ड की भी यहाँ पर 15 to 17 तादाद मौजूद है। और इसके साथ साथ क्लींच फिजेंट हमारा एक स्पीशीज़ है, बहुत यहाँ पर मौजूद है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मंकीज़ हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, और बार्किंग डियर्स हैं, और इसी तरह मोर देन 500 स्पीशीज़ यहाँ पर प्लांट की मौजूद हैं। तो इसलिए हम उनको फ्लोरा एंड फौना के बारे में हर विजिटर को प्रॉपर एजुकेट करते हैं, बताते हैं, क्योंकि हम आप उनको बताते हैं कि आप इस वक्त वाइल्ड लाइफ के घर में आए। अच्छा, लेकिन वो आपके घर में नहीं आए। ज़्यादा, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपके मुशाहिदे में क्या आया है, सयाह यहाँ पर आके कौन सी ज़्यादा गलतियाँ हैं जो वो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंगली हयात भी जो है वो मुश्किलात से दो चार होती है और बाज़ औक़ात उनके लिए ख़तरा भी होता है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो लिटरिंग है। वो हम लोग उनको स्पेशली क्योंकि वो जब यूज़ करते हैं मंकीज़ या दूसरे वाइल्ड जो दूसरे एनिमल्स हैं, वो जब इसको वो उनको तो नहीं पता इस रैपर के अंदर ये खाली है, यानी वो तो रैपर को कोशिश करते हैं खाने की। तो ये प्लास्टिक जो है ये हमारे लिए बहुत, हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए, हमारी यहाँ की स्पीशीज़ के लिए इंतहाई डेंजरस है, और इसी के लिए हम लोग हर टाइम एजुकेट कर रहे हैं। उमर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, सयाहों ने कहीं जो जानवर हैं, बंदर वगैरह, उन्हें बिस्किट और चिप्स का आदी तो नहीं बना दिया हुआ वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल। एक फीडिंग जो है, एनिमल फीडिंग भी एक जुर्म है। तो एनिमल, क्योंकि कुदरत ने मुझे भी और इवन के इंसानों को और हैवानों को हर जगह को कुदरत ने अपनी अपनी जगह के ऊपर फिट रखा हुआ है, और वो खुद फूड और इनफ फूड है उनके लिए। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में खुद ढूंढेंगे, खुद खाएंगे, तो वो एक प्रोसेस है, एक पूरा कुदरती प्रोसेस है, वो चलेगा। लेकिन जब हम उनको फीड करना शुरू करते हैं, हम उनके बिहेवियर में चेंज ले आते हैं। जब उनके बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं, वो फिर पूरे का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वही बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन सयाह भी जो है वो बहुत कोशिश करते हैं जानवरों को इस तरह फीड करने की, और अगर कोई सयाह इस तरह ट्रेल्स पर किसी जख्मी जानवर को देखता है तो उसको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? यस, बाकी जगहों की निस्बत यहाँ पर जो एनिमल फीडिंग है वो बहुत कम हो चुकी है। एजुकेशन और अवेयरनेस हमारे माशाल्लाह से आज विजिटर्स जो भी यहाँ पर आते हैं वो एजुकेट हो रहे हैं, और वो दूसरों को भी एजुकेट करते हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ पेश आ जाए किसी भी ट्रेल के ऊपर, तो आप फ़ौरन हमारे ट्रेल के नीचे चेक पोस्ट पे पार्क रेंजर मौजूद होता है, आप उसको उनको बताते हैं, और वो फ़ौरन अपने जो भी फर्स्ट एड आपको प्रोवाइड करनी होती है वो करते हैं। और नंबर ऑफ विजिटर्स ऐसे हैं जिनको हम वो ज़ख्मी हुए हैं ऊपर हाइकिंग के दौरान, और हम लोगों को इमदाद भी फराहम की जाती है। उमर साहब, लास्टली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि दुनिया भर में जंगलात में आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन मार्गला हिल्स में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो ये जो आग लगने के वाक़यात कभी खुदा न खास्ता पेश आ जाते हैं, ये आप क्या समझते हैं मौसमियाती तब्दीली के बायस होता है, बहुत ज़्यादा खुश्क और गर्म मौसम के बायस होता है, या फिर ये जो टिम्बर माफिया है या कोई और माफिया है उनकी जानिब से भी ये इंटेंशनली किया जाता है? यस, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैन मेड जो फॉरेस्ट फायर है वो 50 to 60% मौजूद है यहाँ पर। लेकिन चूँकि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम चूँकि CDA ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है और उन्होंने कंट्रोल किया है सारे मामले को, क्योंकि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और वो डिप्यूट किया गया है मुख्तलिफ जितनी भी हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए हुए थे चेक पोस्ट उनके ऊपर। तो इसलिए जो इस साल फॉरेस्ट फायर की जो रेशो थी वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम फायर हुई, और उससे हमें डैमेज भी जो हमारा एरिया वो बहुत कम डैमेज हुआ है। तो उसके ऊपर फॉरेन रीजनरेशन के लिए ट्री प्लांटेशन ड्राइव हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट इफेक्ट हो रहा होता है। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फॉरेस्ट के वाक़या वो कम हुआ है। और यस, ह्यूमन मेड इसमें एलिमेंट बिल्कुल शामिल है, और वो और टेम्परेचर भी एक राइज कर रहा होता है। और इसके साथ साथ ह्यूमन मेड ये नहीं कि आप जाएँ और जाकर आग लगा लें। अगर आपने लाइटर भी वहाँ पर फेंक दिया है और वो लाइटर फेंकने के बाद वो गर्मी की वजह से ब्रस्ट हो गया, इंसानी गफलत की वजह से भी डैमेज हो जाता है। उमर बिलाल साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और वेदर के भी साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं जो नज़र आते हैं, और हम सबको ही चाहिए कि खैर अपने इस जो सरमाया है इसकी हिफाजत करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सयाह जो वहाँ जाते हैं, कूड़ा करकट कितने मल्टीपल फवायद जो हैं वो महम हो रहे होते हैं। अब ये उमर साहब जो हैं, इनकी टीम जो है ये एक अपनी ड्यूटी तो कर ही रही है, फर्ज तो अदा कर रही है, लेकिन ये खैर का काम है। देखें, आप जंगली हयात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, आप माहौल को भी बेहतर बना रहे हैं जनाब, और आप दरख्तों की भी हिफाजत कर रहे हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है हम सबके लिए, तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। हमें भी इसमें अपना जो हिस्सा है वो डालना चाहिए ताकि मार्गला जो है उसको महफूज और सरसब्ज़ जो है इसी तरह हम रहने दें, उसमें इजाफा करें, उसमें कमी का बायस ना बने। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। स्टे विद अस। माहम, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है?
जी जी बिल्कुल बना हुआ है। टेस्ट कैसे दिया था आपने? मैंने जी ड्राइव किया था प्रॉपर गाड़ी को, चलाई थी और आपने? अपना पूरा आप मेरा टेस्ट नहीं, मैं टेस्ट आपका नहीं ले रहा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जनाब टेस्ट के निज़ाम में तब्दीली आ टेस्ट के गई। निज़ाम में तब्दीली आ गई, और जैसे कि मैं कहने लगी थी कि आगाज में कहा था समझिएगा कि टेस्ट 1 डे हो गया ये ड्राइविंग टेस्ट है। जैसे कि हमने आगाज में कहा था ना कि प्रोग्राम में टेक्नोलॉजिया का भी जिक्र होगा, तो वो टेक्नोलॉजिया का जिक्र जी ड्राइविंग टेस्ट के निज़ाम में हम देख रहे हैं कि इनकलाबी कदम देखने में आ रहा है। ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब AI बेस्ड शाहकार गाड़ी तैयार की गई है, जो टेक्नोलॉजी के जरिए उम्मीदवार का जी ड्राइविंग टेस्ट लेगी, और ये गाड़ी पहले जिंदगी कम इम्तिहान ले रही है, अब AI भी इम्तिहान लेगी। AI भी इम्तिहान लेगी, लेकिन ये इम्तिहान अच्छा है। इस पर जी किस तरह से ये गाड़ी हमारे जो है इम्तिहान लेगी और टेस्ट लेगी, रुबीना यूसुफ की रिपोर्ट में देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मरतबा AI बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट के लिए कार तैयार की गई है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पुलिस वकास नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर मुझे बताइएगा कितना ज़बरदस्त आइडिया, ये कहाँ से सामने आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली CM पंजाब ने हमें टास्क किया था कि जो हमारा ड्राइविंग टेस्ट रेजीम है इसको एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए, और दूसरा इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ताकि हर बंदे को ये पता हो कि उसे ख़ुद ड्राइविंग टेस्ट दे के ख़ुद ड्राइविंग टेस्ट पास करके लाइसेंस मिलेगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि इसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाए, और उसका जो ये फर्स्ट स्टेप है इसमें राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार आता है उसके तारुफ से लेके गाड़ी के चलाने और उसकी हिदायत और उसके जो ड्राइविंग टेस्ट का फ़ाइनल रिज़ल्ट है, तमाम तर चीज़ें ऑटोमेटेड हैं। और इसका एनालिसिस जो है वो AI एनेबल्ड सॉफ्टवेयर करता है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, और पूरी ट्रैफिक पुलिस में कोई भी बंदा जो है पास को फ़ेल और फेल को पास करने की पोजीशन में नहीं। ठीक है सर, कितना टाइम लगा इसको बनाने में, इसको तैयार करने में? अभी डेवलपिंग प्रोसेस है, और ये जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है इसको तकरीबन 6 हफ्ते लगे। अब हम इसको रिफ़ाइन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे 150 से ज़ायद जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स हैं ये उनमें इस्तेमाल होगी, जो कि फॉर ऑफ एरियाज़ में हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। सो हम इसको अब एक्चुअल कंडीशंस में टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इसको अपग्रेड करके इसका सेकंड वर्जन लेके आएंगे। तो ये ठीक है सर, इसके बाहर भी कैमरास लगे हुए हैं, अंदर भी कैमरा इंसर्ट किया गया, ये किस तरह से काम करते हैं? इसमें टेक्नोलॉजी के 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर ये जो कैमरास आप देख रहे हैं, इन कैमरास के ज़रिए इसके जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो इसके विजुअल्स जो हैं वो कैप्चर होते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, और ये बुनियादी तौर पे आपकी जो ट्रैक परफॉर्मेंस है उसको जज करते हैं। इस दौरान अगर आपकी गाड़ी किसी कोन से टकराती है, आप ट्रैक से बाहर चले जाते हैं, तो ये कैमरास जो हैं उसको मॉनिटर करते हैं और रिपोर्ट कर देते हैं। दूसरा इसका मेकनिज़म गाड़ी के केबिन के अंदर है, जहाँ पे आपकी केबिन ड्रिल्स हैं उनको चेक किया जाता है। वेदर आपने गाड़ी में बैठने के बाद सीट बेल्ट लगाई, आपने जो अपनी हैंड ब्रेक थी वो नीचे की, आपने ये हर चीज़ कैमरा कैप्चर कर रहा है। ये सारे का सारा कैमरा कैप्चर कर रहा है, और डिफरेंट सेंसर्स इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह हमारे इस गाड़ी में प्रेशर सेंसर्स भी हैं, इसी तरह मूवमेंट सेंसर्स भी हैं। तीसरा जो है वो हायर लेवल का एक इंटरवेंशन है, जिसमें हमारा एक सॉफ्टवेयर जो कि GPS अनेबल्ड है, वो आपकी ट्रैक की जो सारी की सारी परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करता है। यानी आप जब गाड़ी चला रहे थे तो आपने कितनी दफ़ा गाड़ी बंद हुई, कितनी दफ़ा रिवर्स करते हुए आपने बार किया, इधर किया, कितनी दफ़ा आप की गाड़ी जो है वो कौन से टकराई, और गियर चेंज कैसे किया जी, और आपका जो ट्रैक था उससे आप बाहर कितनी दफ़ा गए।
तो ये GPS enabled जो हमारा सिस्टम है वो इसको रीड करता है। सो देयर आर 3 layers ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस। बाकी ये सवाल है कि बाकी जो बहुत सारे लोग आजकल गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास है, क्या अब दोबारा से उनका चेक किया जाएगा कि आपने आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस कार्ड से लिया हुआ है या पहले से? जब तक कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं करते या जब तक कि कोई वो बड़ी जो है कोई गलती वायलेशन नहीं ओके। करते, उस वक्त तक हम उनको दोबारा टेस्ट के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई साहब हैं जो कोई फेटल एक्सीडेंट करते हैं या कोई बार बार जो है उनके रिकॉर्ड में आ रहा है, करते हैं, रिकॉर्ड में आ रहा है, तो वी मे आस्क देम टू टेक दिस टेस्ट अगेन। ठीक है सर, हमारी जो ख़वातीन है क्या लगता है पास कर जाएंगी इसको? ख़वातीन के लिए हम एक बड़ी स्पेशल इसके साथ और जो है फैसिलिटी भी ऑफ़र कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मोबाइल ड्राइविंग वैन्स हैं वो ख़वातीन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जाएं ताकि ख़वातीन जो है इन्हीं गाड़ियों पे अपने आप को पहले ट्रेन कर सकें और फिर टेस्ट दे सकें। दूसरा, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे तमाम ड्राइविंग स्कूल्स में सिमुलेटर्स हों जहाँ पे कोई भी खातून या कोई भी मर्द जाके बार बार प्रैक्टिस कर सके और उसके बाद जब उसे एतमाद हो जाए कि अब उसका स्किल लेवल जो है मतलूबा मयार तक पहुँच गया है, तो फिर वो आके टेस्ट दें। ठीक है सर, यहाँ पर बहुत सारे लाहौर में हैं ड्राइविंग स्कूल हैं, तो क्या आप लोग उन्हें ये देंगे गाड़ी या वो खुद से परचेज़ कर सकते हैं? ये गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगी। सो हम हमारे जितने भी टेस्ट सेंटर्स हैं 150 से ज़्यादा हैं पूरे प्रोविंस में, वहाँ पे ये गाड़ी हम देंगे। ओके। और उसके अलावा अगर कोई ख़ुद परचेज़ करके और ख़ुद अपने टेस्ट के लिए अपने ड्राइविंग स्कूल में रखना चाहता है तो इट इज़ अप टू देम। थैंक यू सो मच, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं किस तरह से काम करती है। मैं आपके सामने इसमें बैठूंगी और हम सीट बेल्ट पहनते हैं और फिर देखते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं एक ऐसी गाड़ी के पास जो पाकिस्तान में पहली मर्तबा AI बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट के लिए बनाई गई है और यहाँ पर 2 अभी डमी टेस्ट हुए हैं जिनकी स्लिप ऐसी होगी पास और फेल। जिसको भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना है सबसे पहले तो उसको मैनुअल कार आनी चाहिए। मुझे मैनुअल कार ड्राइव करना नहीं आती, इसलिए मैं पास नहीं कर सकी। तो जितने भी हमारे पास स्कूल्स हैं, ड्राइविंग स्कूल्स ख़वातीन सीख रही हैं, तो अब उनको मैनुअल कार पे सीखना होगा, फिर वो अपना लाइसेंस ले सकते हैं। और इससे बहुत ही एक तो ये अच्छी बात होगी कि हम जब रोड्स पर जाएंगे तो अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरे लोगों की जानें भी बचेंगी, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत होगी, आपकी जो है ड्राइविंग में परफेक्शन आएगी। सो प्लीज़ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो ये फोकस करें कि उन्होंने अगर लेना है ड्राइविंग टेस्ट तो वो उनको गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब बात कर लेते हैं जी खेल के हवाले से। तो एशिया कप के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। पहले ये खबर आ रही थी कि जी पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया गया है, जो उन्होंने मुतालबा किया वो तस्लीम कर लिया गया है और रेफरी को हटा दिया गया है। लेकिन अभी की खबरें जो हैं वो दीगर मौसूल हो रही हैं, कुछ मुख्तलिफ हैं इससे, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि रेफरी को नहीं हटाया गया है। अभी ICC इस हवाले से मुशावरत करी है, फैसला करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुत्तहदा अमारात के साथ मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। आज जो शेड्यूल मैच है 7 बजे होने जा रहा है, वो अब देखना है कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं, इस पर भी मुशावरत जारी है। और मुतज़ाद खबरें जो हैं वो इस वक्त तक गर्दिश कर रही हैं। कन्फर्मेशन नहीं है कि मुतनाज़ा मैच रेफरी को नहीं हटाया गया है या हटाया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया कि अभी मुशावरत जारी है। PCB के मुताबिक फैसला पाकिस्तान मफाद को मद्देनजर रखकर ही किया जाएगा, क्योंकि PCB का बड़ा उसूली मौक़िफ़ है और वो इस पर डटे हुए हैं। और ये भी जो कंप्लेन पाकिस्तान की तरफ से की गई थी कि रेफरी जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है जो भी चीज़ें हुई, जो सिचुएशन हुई, उसको मिस हैंडल जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया एंडी पाइक्राफ्ट पर और कहा गया था कि इन्हें हटाकर आप रिची रिचर्डसन को जो है वो आप रेफरी लगा दें तो वो हमारे लिए काबिल कबूल है। तो खैर इसी तमाम तर मामले पर डिस्कशन कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये खबरें कंफर्म कर दें कि क्या एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया गया है या नहीं हटाया गया?
देखिए जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान टीम होपफुली आज यूएई के साथ उसी सूरत में मैच खेलेगी जब एंडी पाइक्राफ्ट जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 14 सितंबर को मैच में बतौर आईसीसी मैच रेफरी खिदमत अंजाम दे रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतनाज़ा मैच रेफरी के अंडर में मैच खेलने से माजरत की। न सिर्फ माजरत की बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया और साथ साथ ये भी कहा कि इनको अब एशिया कप में मज़ीद ना रखा जाए। इस एशिया कप में जो कि दुबई और अबू धाबी में खेला जा रहा है, दुबई के मैचेस में एंडी पाइक्राफ्ट और अबू धाबी के मैचों में सर रिची रिचर्डसन बतौर मैच रेफरी खिदमत अंजाम दे रहे थे और कल रात अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में सर रिची रिचर्डसन जो कि मैच रेफरी थे। इत्तलात अब यह है कि पाकिस्तान की डिमांड को, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास और कोई दूसरा रास्ता था नहीं जी। और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि पाकिस्तान और यूएई के मैच में सर रिची रिचर्डसन बतौर आईसीसी मैच रेफरी खिदमत अंजाम देंगे और ये पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत होगी। और एंडी पाइक्राफ्ट जिनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि उनको फिल फॉर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से अलग किया जाए, शायद ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी तस्लीम नहीं किया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई का ज़रूर जहन बनाया है कि उन्होंने किस तरह अपने जो तो याहिया साहब सिर्फ ये मुमकिन है कि जो पाकिस्तान के साथ मैचेस होंगे उसमें ये रेफरी नहीं रहेंगे। जी अब तक की तो यही इत्तलात हैं और पाकिस्तान की टीम आज अपने ग्रुप का आखिरी मैच यूएई के साथ खेलेगी। कल पाकिस्तान टीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मनसूख कर दी थी। अलबत्ता टीम पाकिस्तान कल 3 घंटे आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में नेट प्रैक्टिस करने के लिए आई थी और उसके बाद ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने एक वापसी का रास्ता जो है वो रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आज का मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आप पाकिस्तान को अगले मरहले में जाने के लिए आज के मैच में जीतना ज़रूरी है। तो ये सब बिल्कुल पाकिस्तान की टीम ने अपना रास्ता रखा हुआ है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं। इंडियन मीडिया ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा था और हम भी ये देखते आ रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है आईसीसी की जानिब से। तो वो मुमकिन दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा तो बड़ा असूली मौक़िफ़ है और हम उस पर डटे हुए हैं पीसीबी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरमियानी रास्ता अब आईसीसी के लिए ये एक ऐसी हड्डी है, ना ये उगली जा सकती है या ना निगली जा सकती है। सही। तो अब आईसीसी चूंकि खुद इस तमाम सूरत हाल में कहीं ना कहीं पीछे है, क्योंकि एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी ज़रूर हैं, एंडी पाइक्राफ्ट मैच को लुक आफ्टर ज़रूर करते हैं, खिलाड़ियों पर निगाह रखते हैं, अंपायर्स पर निगाह रखते हैं और एक मुंसिफ का किरदार अदा करते हैं। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया वो डेफिनेटली किसी के कहने पर ही किया होगा। और इस वक्त अगर क्योंकि जरा ये बता रहे थे कि उन्होंने सलमान अली आगा का माइक बंद करने का भी कहा था, इस तरह की भी कोई सूरत हाल हुई थी? जी बिल्कुल, जब टॉस करने के लिए दोनों कप्तान आए थे तो एंडी पाइक्राफ्ट इत्तलात यही है कि उन्होंने दोनों कप्तानों से कहा कि जी आप लोग आपस में हैंडशेक नहीं करेंगे, जो एक अजीब व गरीब सा मामला था। गेम ऑफ जेंटलमैन में इस तरह की कोई सूरत हाल माजी में नहीं देखी और कहा यह जा रहा है कि अगर उनको इस तरह का कोई मैसेज दिया गया था जी, तो उनको कप्तान को 11th आवर पर यह मैसेज देने के बजाय टीम के मैनेजर को और दोनों क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर्स को जो कि इंटरनेशनल मामलात को लुक आफ्टर करते हैं उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए थी, ताकि वो आगे का लाहे अमल तय करते, ना कि वो आखिरी लम्हे पर आकर ये फैसला करते। और जिसने भी उनसे कहा था उसके बाद वो खुद मुतनाज़ा हो गए हैं और जिसने भी उनसे कहा था वो तो पीछे से निकल गया। यार साहब, इस सारी सूरत हाल के बाद अब ये जो हैंडशेक से मुतालिक अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बिल्कुल डिफरेंट है। वो कह रहे हैं जी कवानीन में कहीं भी प्लेयर्स के हाथ मिलाने की शर्तें दर्ज नहीं है, तो क्या भारत का ये मौकिफ दुरुस्त है? देखिए, किस्तियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। कल मैच खत्म हुआ है अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का, जहां अफगानिस्तान को हैरानकुन तौर पर 8 रन से नाकामी हुई। उससे पहले भारत की टीम ने जो है वो यूएई के साथ मैच खेला था और हाथ मिलाना ये एक अच्छे जेस्चर में आता है। महज़ब और तहजीब याफ्ता कौमें इस तरह का काम करती हैं और सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, दीगर खेलों में रिवायत रही है।
और चलें ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ऐसा कोई एसओपी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस बात का प्रचार करता है कि जनाब आपने नस्ल परस्ती के हवाले से, मजहब के हवाले से, सियासत के हवाले से अपने प्लेटफॉर्म को ये सब इस्तेमाल आपने नहीं बिल्कुल करना। ये सियासत की तो बात की, भारतीय तो फिर ये जो क्रिकेट भारतीय कप्तान की और उनकी टीम की जानिब से जो पहलगाम वाक़े का जिक्र किया गया, तो फिर पाकिस्तान भी अगर वहाँ पर टीम पाकिस्तान की तरफ से भी कोई कुलभूषण का जिक्र कर देता, जाफर एक्सप्रेस का जिक्र कर देता, गजा का या फ़लस्तीन का जिक्र कर देता, तो तब भी आईसीसी की खामोशी ऐसी होती? देखिए अब आईसीसी जो है वो फंस गया। मैंने आपसे कहा कि लाइन को क्रॉस किया है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जी। अगर वो कहते हैं कि जी हाथ नहीं मिलाएंगे, तो फिर उन्होंने ट्रॉफी की तकरीब में क्यों हाथ मिलाया था? उसके बाद ही ये सारा मामला खड़ा हुआ था। जो भारत में अलग सोच रखने वाले पाकिस्तान इंडिया मैच के मुखालिफ लोग हैं, उन्होंने बड़ा शोर मचाया सोशल मीडिया पर। उन्होंने गद्दार तक कहा सूर्या कुमार यादव को, जो कि इस वक्त हीरो बने हुए हैं भारत में। उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया। अगर आपको इतना मसला था तो फिर आप एशिया कप ना खेलते। आप एशिया कप खेलने के लिए क्यों आए हैं? दो चेहरे जो भारत की क्रिकेट में हैं वो ये हैं कि भारतीय टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर, वो कह रहे थे पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। अब वो उस टीम की कोचिंग कर रहे हैं। ये सब ये जो कि मुनाफकत पाकिस्तान तो के जो साथ है एशिया कप भारतीय खेल टीम की रही है। जानिब से की जा रही है, हम देख रहे हैं मैनेजमेंट की जानिब से भी, बीसीसीआई की जानिब से भी, और खेल के मैदान में सियासत को लाकर खेल से ही खिलवाड़ आप कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि ये खुली मुनाफकत है कि जाने एक तरफ आपको जो माल पानी है वो भी बनाना है टिकट्स बेच के, सबसे महंगी टिकट्स जो हैं वो पाक भारत मैच की बिक रही होती हैं, और वहां पर ये ड्रामेबाजी भी, मैच आप आपस में खेल रहे हैं और ड्रामेबाजी बाद में ये कि हाथ ही नहीं मिलाना। इसको कहते हैं उज़ैर के साफ छुपते भी नहीं, सामने आते नहीं। भी इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। और डबल स्टैंडर्ड में सुनील गावस्कर हो गए या इरफान पठान हो गए, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो माजरत कर लेते हैं कि यार एशिया कप के लिए मैं दस्तयाब नहीं हूँ, लेकिन पैसे की बड़ी ताकत होती है, पैसे में बड़ी चमक होती है, प्रोफेशनलिज्म। या तो फिर आप ऐसी कोई बात कीजिए नहीं जो कि बाद में आपको पलट कर आकर लगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो खेल की जो सेहत है, खेल की जो स्पिरिट है, उसको मुतासर नहीं किया। पाकिस्तान ने तो तब भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने जब उनको कहा गया कि माइक बंद कर दें, आप हाथ नहीं मिलाएंगे, उसके बाद भी पाकिस्तान टीम ने जो है वो ग्राउंड में भारत की टीम का इंतजार किया कि मैच के बाद जो एक रिवायत रही है कि मैच के बाद अच्छा, ये सब जरा लास्ट इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि भारत का एक बड़ा टीवी चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो आइडिया था, ये जो जिस जरखे ज़हन का ये आइडिया था, वो भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर साहब हैं, उनकी जानिब से टीम को कहा गया था। तो क्या उनका ये फैसला हो सकता है या ये फिर बीसीसीआई का ये फैसला था जिसको इम्प्लीमेंट करवाया गया ग्राउंड में खिलाड़ियों के जरिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय टीवी एनडीटीवी अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, क्योंकि गौतम गंभीर के बारे में मैं आपको बताऊं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्टेड रहे हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, अब वो भारतीय टीम के जो है वो कोच बने हैं। तो यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो आज इस ओहदे पर मौजूद हैं, क्योंकि जय शाह जो आईसीसी के इस वक्त करता धरता हैं, उनके जो वालिद हैं ललित अमित शाह, वो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं। अब जो गौतम गंभीर हैं वो भारतीय टीम के कोच बने हैं, और उनके बारे में ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान का कोई टेलीविजन नहीं कह रहा, ये एनडीटीवी कह रहा है, जो भारत में एक नाम रखता है, मुकाम रखता है, पहचान रखता है। वो ये क्लेम कर रहा है कि गौतम गंभीर जो हैं ये उनके जहन की इख्तिरा थी, ये उनका आइडिया था खेल में सियासत लाने का। और अब आप मुझे बताइए कि भारत खेल में सियासत ला रहा है और हमेशा से ही लाता है, और भारत का यहाँ भी चेहरा हम देख रहे हैं कि बेनकाब हो चुका है। यार साहब, आज के मैच के हवाले से अब लास्टली बता दीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल के बाद जो आज का मैच शेड्यूल है वो होने जा रहा है, अगर होता है तो फिर क्या सूरत हाल होती है, कितना यकतरफा हो सकता है ये मैच? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो आगे कुआं है पीछे खाई है, और 21 सितंबर को लोग एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत मैच का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्रुप से जो दो टीमें अगले मरहले में जाने के लिए हॉट फेवरेट हैं, उनमें पाकिस्तान और भारत है। भारत अपने 2 मैच जीत चुका है, पाकिस्तान ने 1 मैच जीता है, यूएई ने ओमान को शिकस्त दी है। आज का मैच पाकिस्तान को हर हाल में लाजमी जीतना है अगले मरहले में जाने के लिए।
पाकिस्तान की टीम इस मैच से पहले यूएई को शारजा में 2 बार हरा चुकी है और आज भी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जज्बे के साथ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आज एक तरफा तौर पर जो है वो यूएई को शिकस्त देगी और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान अगर को मगर के जीतना ही बादल होगा। छटेंगे तो अगर टीम पाकिस्तान खेलेगी तो बिल्कुल ये मैच एक तरफा हो सकता है, यूएई के खिलाफ बाकी जीत यकीनी हो सकती है। बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो तमाम तर मामला है आप देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और जो भी भारत की जानिब से घटिया हरकतें की गई भारत खेल की के मैदान सोच में, वाज़े हो रही है। हाँ, तो वो उस मामले पर अपनी वो राय दे रहे थे और बता रहे थे कि किन मराहिल पर क्या क्या होता रहा और किस तरह जो भारत का जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरे मयार हैं, वो भी अच्छा, खेल के मैदान में यहाँ भी देखने को मिलते ये हैं। भी चीज देखने में आती है कि जंग हारने की उनको इतनी तकलीफ हो रही है और वो कहीं ना कहीं नजर आती है, और इतने इंटरनेशनली फोरम्स पर भी हम देख रहे देखिए हैं ना, कि इतनी वो बुरी तरह जो बेनकाब जख्म है हुआ ना जंग के, वो मुंदामिल नहीं हुए अभी तक, जी। तो वो फिर उनको सहलाने के लिए, उन पर कुछ लगाने के लिए, कोई बाम लगाने के लिए, कोई बंदोबस्त करने के लिए वो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। तो मेरा ख्याल है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी उसी है। सिलसिले की तो वो कड़ी है। जारी रखें, हम जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे मुल्की और आलमी हालात के हवाले से। तो जनाब कतर में इसराइली हमले के खिलाफ इस्लामी मुल्कों का सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है। इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत मुअत्तल कराने के लिए मुश्तरका कोशिशों का अज़्म किया गया है। आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया गया है कि इसराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसे मज़ीद हमलों से रोका जाएगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में आलमी बरादरी इस मुतालबे पर क्या एक्शन लेती है। आइंदा दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है। तमाम बड़े मुल्कों के रहनुमाओं ने खिताब करना है और सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस मौके पर मुस्लिम ममालिक को इसराइल के खिलाफ कोई मुश्तरका और मुतफ़िका हिकमत अमली सामने लानी चाहिए, या फिर पहले की तरह सिर्फ अब बयानबाजी की हद तक ही जनाब महदूद रखा जाएगा, यानी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्त। ऐसे ही है। और मेल मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब पहुंचेंगे, जहां उनकी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय है। फिर सऊदीया का दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म जो हैं बरतानिया रवाना होंगे, जहां उनकी वज़ीर आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत भी करेंगे और वज़ीर आज़म का जनरल खिताब 26 सितंबर को होगा। इस दौरान जो वज़ीर आज़म की मुलाकातें हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुतवक्के हैं, तो काफ़ी मुलाकातें करने जा रहे हैं। अब देखना ये कि इन मुलाकातों के क्या असरात सामने आते हैं। डिस्कशन कर लेते हैं तमाम तर मामलात पर। IR एक्सपर्ट एडवोकेट सिद्रा सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सिद्रा साहिबा, ये कहिएगा कि वज़ीर आज़म आज से 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इन दौरों की सिफारती और मौशी अहमियत को आप किस नज़र से देखती हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में? सो मच। देखिए, मैं कल देख रही थी जिस तरीके से जब सऊदी वली अहद से PM की मुलाकात हुई है तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे एक इनविटेशन दिया गया था जिसमें बाकायदा कहा गया था कि आपसे अगली मुलाकात अब रियाज में होगी। तो उनका वहां पे जाना, आप ये तो सब जानते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक और माशी पार्टनर हैं सऊदी अरब। उसके अलावा बरतानिया जाना और फिर USA जाना। USA जाना ना सिर्फ मैं एक माशी तनाजुर में इसको देख रही हूँ, आपको पता है कि हमारे माइनिंग स्टार्ट होने वाली है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट MOU साइन हुए हैं USA के साथ, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सारी सूरत हाल है जो हमने कतर के हवाले से देखी। अब मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की तरफ आऊँ, इसराइल और कतर की हिस्ट्री के हवाले से या इसराइल और उसकी अरब ममालिक के हवाले से 7 अक्टूबर 2023 से लेके सितंबर 2025 तक इसराइल जो है वो 5 से 6 मुसलमान ममालिक के ऊपर हमले कर चुका है, जिसके अंदर लबनान है, यमन है, इराक है, ईरान है, गाजा तो है ही है, और अब जो है वो कतर के ऊपर भी हमले कर चुका है। जब हिटलर ने मारा था ज्यूस को और मुट्ठी भर ज्यूस को छोड़ दिया था तो उसने बताया था कि मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया को ये पता चले कि मैंने इनको क्यों मारा था। सिमिलरली जब मैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एक्सेप्टेंस की बात करती हूँ तो आप देखें हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है वैलिड फॉर ऑल अदर कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल। सो फार टिल नाउ, आज दिन तक हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ा क्लियर मैसेज है, हम हिस्ट्री को भी अगर उठा के देखें कि अब हम ये बताने के काबिल हैं कि हमने आखिर इन लोगों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। जहां तक प्राइम मिनिस्टर के दौरे की बात है, माशी तौर पे तो चूंकि
आपने देखा कि हमारे पड़ोसी ममालिक के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ को भी बढ़ा दिया गया। मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी जिसके अंदर इट वाज वेरी क्लियर कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो यूएसए की इंडस्ट्रीज हैं और बाय लार्ज अगर इंडियंस इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो ट्रम्प ने एक क्लियर कट ये डायरेक्शन दी थी कि अब इनको भी जो है वो हटाया जाए। तो माशी तौर पे बहुत सारे होराइजन्स हैं जो ओपन हो सकते हैं। हमारी यूथ जो यहाँ बैठ के बाहर के लिए काम कर सकती है, उसके लिए बहुत ज्यादा होराइजन्स ओपन हो सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं, जैसे कि आप बता भी रही हैं, कि बहुत सारे मौशी तौर पर फायदे भी हासिल हो सकते हैं। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तो हमेशा से पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का, लेकिन सऊदी अरब तो हमारा एक बरादर मुल्क है। सऊदी अरब के साथ तो वो एक अनशेकेबल किस्म की, मैं दोस्ती नहीं कहूंगी, मैं इसको कहूंगी कि उनके साथ तो हमारे हमेशा से बरादराना ताल्लुकात रहे हैं। सऊदीया ने तो हर मुश्किल वक्त में आके, चाहे वो किसी भी किस्म की, चाहे वो जंग के हालात हो, सैलाब के हालात हो या जलजले हो, कोई आफात हो, तो सऊदीया ने हमेशा बहुत कॉर्डियल बरादराना ताल्लुक हमारे साथ रखा है। हमारे बहुत बिल्कुल सिद्रा, आप सही कह रही हैं कि सऊदी के साथ हमारे दोस्ताना नहीं बल्कि बरादराना ताल्लुकात हैं, हमेशा से रहे हैं। और आगे अगर हम बरतानिया की तरफ देखें तो बरतानिया में जो होने वाली मुलाकातें हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान को किस नौयत का फ़ायदा हासिल हो सकता है? अगर हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म की और केयर स्टारमर की और इसराइली सदर के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बरतानिया ने कतर पर हमले की मजम्मत भी की थी और कहा था कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम भी कर लेंगे। तो इसमें पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट है? फलस्तीन को तस्लीम करने की बात बरतानिया ने अगस्त में कर दी थी, जब इन्होंने वहां पे गाजा की पट्टी पे अपनी आबादियां बनाने की बात की थी और जो कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू की थी। तो वो तकरीबन 3,500-4 हजार जो घरों की तामीरात हैं, उसके ऊपर ना सिर्फ बरतानिया ने, यूरोपियन पार्लियामेंट ने, इवन आपके जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन लोगों ने, इन ममालिक से भी फलस्तीन के तस्लीम होने की बात हुई थी। अच्छा, बरतानिया की जहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ से बाहर जाते हैं, बरतानिया जाना उनके लिए एक ईजी एक्सेस है। उनको जो है वो माशी तौर पे फायदा होता है, क्योंकि वो अदर देन स्टडीज बहुत सारे वर्क आवर्स अवेल करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत से वीजास की पॉलिसीज को नरम किया जा सकता है बरतानिया के साथ ऑन द टेबल टॉक। बहुत सी वर्क पॉलिसीज को नरम किया जा सकता है। जो बच्चे बच्चियां यहाँ से किसी भी सूरत में बाहर कमाने जाते हैं या बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। सिमिलरली मैं कल परसों एक रिपोर्ट देख रही थी कि यूएसए में भी और बरतानिया में भी दे आर सेंडिंग बैक कोई भी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी ऐसे लेबर्स हैं कि जो वहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अप डाउन होने की वजह से उनको वापस भेज रहे हैं। सो देयर मस्ट बी एंड देयर विल बी, हमारे उनके साथ बहुत स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो सकते हैं, हमारे उनके साथ दफाई मुआहदे हो सकते हैं। ये तो हो गया कि ताल्लुकात के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और आलमी सतह पर हम देख भी रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत मजबूत हो रहे हैं, जिसके हमें फ़ायदे भी मिल रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अब ये जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, मुस्लिम इत्तेहाद हो रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और मुतालबा किया जा रहा है कि अब जी इसराइल की रुकनियत को मुअत्तल करवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो ये मौक़िफ़ कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इम्पैक्ट होगा इसका और इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था ना, एक हम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो ये वो इत्तेहाद है जो बहुत अरसे से होना चाहिए था, लेकिन ये इत्तेहाद जो है वो उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक आग हमारे घरों के अंदर दाखिल नहीं हो गई। हमने गाजा को देखा, हमने कश्मीर को देखा, हमने ये देखा कि जो एक ग्रेटर इसराइल का एजेंडा है, जिसके अंदर आप ये देखें कि मक्का इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन मदीना जो है वो उस टेरिटरी के अंदर आता है। हमारे अरब ममालिक आते हैं और उसके बाद टर्की का एरिया भी जो है वो अकॉर्डिंग टू देम कि वो ग्रेटर इसराइल का पार्ट है। तो इस वक्त का जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद बहुत पहले होना चाहिए था। ओआईसी को इन बातों पे बहुत ज्यादा इन पे सिर्फ मजम्मती बयान देने के बजाय ये जो सारे इकदाम हम अभी ले रहे हैं, ये सारे इकदाम तो हमें बहुत पहले लेने चाहिए थे, लेकिन स्टिल इट्स नॉट लेट, क्योंकि अभी घरों तक आग पहुंची है, अभी उस घरों को आग की लपेट में नहीं आया हमारे घर। तो इसराइल की रुकनियत को मुअत्तल करना, इसराइल को खत्म करना, सबसे बड़ी बात यह ना कि जो पाकिस्तान का स्टांस है कि हमने तो इसराइल को एज अ टेरिटरी नहीं माना। आप उनके साथ अपने ट्रेड को खत्म करें, आप जो है वो उनके साथ अपनी जितने भी मुआहदे हैं, आप उनको एक ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ ले जाएं। सिद्रा, लास्ट चीज इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि अभी हाल ही में लग्जमबर्ग ने तस्लीम कर लिया फलस्तीन को। अगर हम देखें मगरबी ममालिक, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पोजीशन को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि बहुत से हम देखते हैं यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी आवाज़ उठाई जाती है इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में। जी, माल्टा की तरफ से आवाज़ उठी कि हम जो है वो फलस्तीन को बाय द एंड ऑफ द अगस्त तस्लीम कर लेंगे। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बात हुई, कनाडा ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस इसके ऊपर दिया था।
कि इसको इन कंस्ट्रक्शंस को रोका जाए जो वेस्ट बैंक के ऊपर चल रही हैं, वरना दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेप टुवर्ड्स द रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन एज अ स्टेट। तो इस वक्त जो है वो जो 7 अक्टूबर 2023 से लेके जो सारी यहाँ पे मजालिम चल रहे हैं और जिसकी लपेट में बहुत सारे बाकी अरब कंट्रीज भी अब तक आ चुके हैं। ईरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जो आपके मीडिएटर्स हैं, दोहा के ऊपर अटैक करना एक बहुत बड़ा, देखिए ये एक खुल्लम खुल्ली बदमाशी है और ये दिस इज टोटली अगेंस्ट द इंटरनेशनल नॉर्म्स। ये इंटरनेशनल लॉ की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी है। आप किसी भी कंट्री को 2-4 सिचुएशंस हैं जिनके अंदर अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल इसराइल की जानिब से खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है और अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज का इत्तेहाद सामने आ रहा है। सिद्रा साहिबा हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब हमने देखना है कि ये इत्तेहाद कितना फ़ायदेमंद साबित होता है और मुतालबा किया जा रहा है जी कि इसराइल की जो रुकनियत है उसे मुअत्तल किया जाए, आलमी बरादरी पर इस हवाले से जोर डाला जाए। आलमी बरादरी इस पर क्या एक्शन लेती है, ये सारी नज़रें जमी हुई हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हम देख रहे हैं कि दौरों पर जा रहे हैं और दीगर ममालिक से राबते भी हो रहे हैं, उसके भी हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे आने वाले वक्तों में। अब जी प्रोग्राम में आगे दौरों पे जब जाते हैं आपको पता है तोहफे तोहफे भी मिलते हैं। मैं यही कहने लगी थी आपको कि तोहफे तहाइफ की बात कर लेते हैं। और अब लगता है कि जो रवां साल तहाइफ देने वालों ने खासी तख्लीकी सलाहियत दिखाई है, क्योंकि काबीना डिवीज़न ने जो रिकॉर्ड जारी किया है वो पढ़कर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, हंसी आए। ये तो अब आपने सोचना क्या है। 1 जनवरी से जी 30 जून 2025 तक सदर, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला और तीनों सर्विसेज चीफ्स को जो तहाइफ मिले हैं उनमें डेकोरेशन पीसीज हैं, घड़ियाँ हैं, जाय नमाज़ें हैं, कॉफ़ी सेट है, टेबल क्लॉथ है और यहाँ तक कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी शामिल है। ऐसे लग रहा है मैं जहेज की बात कर रही हूँ। ये सब तहाइफ खुशकिस्मती से अवाम के ज़ाती इस्तेमाल में नहीं बल्कि बाकायदगी से तोशा खाना की ज़ीनत बना दिए गए। यानी कम अज़ कम इस बार कोई चीज़ इस तरह की नहीं है जो कि ले जाई गई हो, तो सीधी सरकारी रिकॉर्ड में ये चीज़ें जमा हुई हैं। ये रिकॉर्ड ना सिर्फ आला शख्सियात की किस्मत के बारे में बताता है बल्कि हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे हुक्मरानों को तहाइफ देने वाले भी कभी कभार इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि फहरिस्त पढ़कर आपको यूं गुमान होता है जैसे शादी का जहेजनामा ही जो है वो दे दिया गया है। तो यकीनन वो बस अब बिस्तर की कमी थी, बाकी तो सब कुछ ही इसमें ऐड है, सुई धागा। लेकिन ये एक अच्छी बात है, क्रेडिट जाता है हमारे हुक्मरानों के। इस बार घड़ी जो है वो कलाई पे नहीं गई और चीज़ें घर में नहीं गई हैं, तो यहाँ पर शफाफियत नजर आ रही है। उज़ैर आप इत्तेफाक करते हैं? आपको शफाफियत नजर आ गई है तो फिर ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वाकई इतनी शफाफियत देखने के बाद अब ब्रेक पर जाना ही बनता है। तो यहाँ देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और नाज़रीन, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी का तो अक्सर जिक्र सुनते हैं और हमें बड़ी तलब भी होती है कि हम अपनी ना सारी ये जितने भी विटामिन है पूरे रखें। लेकिन सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो इस पर बात भी कर रहे हैं। मैग्नीशियम दरअसल एक ऐसी मादनियात हैं जो हमारे जिस्म के तकरीबन हर निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दिल की धड़कन से लेकर असाब, पट्ठों और हड्डियों के सेहतमंद होने तक ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इंटरनेशनल रिसर्च ये बताती है कि मैग्नीशियम जिस्म के अंदर 300 से ज़्यादा अहम अफ़ाल सर अंजाम देता है। वैसे तो मैग्नीशियम कुदरती ज़राए से हासिल किया जाता है, मगर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स तजवीज़ कर रहे हैं और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं इसके बाद कि मैग्नीशियम हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और इसे हासिल करने के कुदरती ज़राए कौन से हैं और इसके अलावा क्या सप्लीमेंट्स के ज़रिए मैग्नीशियम की कमी को पूरा सकता है। इसी पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत नाज़िया बारी साहिबा। नाज़िया साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। हमें ये बताएं कि सोशल मीडिया पर आप भी देख रही होंगी, मैग्नीशियम की बड़ी वीडियोस भी आ रही हैं, बड़ा चर्चा हो रहा है और ख़वातीन बड़ा जानना चाहती हैं कि ये है क्या, कितना ज़रूरी है। आप ज़रा सादा लफ्ज़ों में समझाएं होता क्या है और हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या रोल। पहली बात तो ये कि मैं आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है मैग्नीशियम की, जो कि बहुत ही निगलेक्टेड थी। क्योंकि सब लोगों को लगता था कि जैसे हम मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं वी टोटली निगलेक्ट द मिनरल्स, जो कि मिनरल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी में होते हैं जितने के मल्टीविटामिन होते हैं। और मैग्नीशियम, इफ़ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो दिस इज़ माई फेवरेट मिनरल इन द ऑल मिनरल्स। यस, क्योंकि अगर आप इसके बेनिफिट्स जानेंगे तो यू मस्ट वांट टू ऐड इन योर डेली रूटीन। एक तो ये जैसे कि आपने बताया कि ये 300 मोर जो है वो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस को कंट्रोल करता है और वो सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली उसमें आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, उसमें आपकी नर्व सिस्टम आ जाता है, उसमें आपकी ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। तो वी शुड नॉट निगलेक्ट दीज थिंग्स।
तो इसलिए मैग्नीशियम अच्छा, आप इस्तेमाल, आपने कहा मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, तो सवाल आ गया ना, आप किस फॉर्म में यूज़ करती हैं? मतलब आप सप्लीमेंट्स लेती हैं या फिर आप डाइट के जरिए लेती हैं, किस तरह से? देखिए, इसलिए कि अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, आप सब चीज़ें सप्लीमेंट पे नहीं जा सकते। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप 70% जो है वो अपनी फूड से लें। उसके बाद जो वो थोड़ा सा जो गैप है उसको फिल आउट करने के लिए आप वो उसका ये जो जितनी एर्गोजेनिक यानी किसी एक सोर्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते कंप्लीटली। एक सोर्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज़ लाइफ इज वेरी फास्ट फॉरवर्ड। आप सारा दिन बैठ के वो पोर्शन, हालांकि अगर पूरे नहीं करते रहना आपने मिनरल्स और मल्टीविटामिन, जैसे आई एम अ फुल टाइम वर्किंग लेडी, तो मुझे पूरे दिन में वो रूटीन लेना जो एक फूड प्रॉपर होती है, वो आई कांट टेक ऑल द मैग्नीशियम फ्रॉम द फूड, सो 70% आई ट्राई टू टेक फ्रॉम दैट and then I try to take नाज़िया साहिबा, जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है और आजकल तो सबको ही पता है कि ये कितने ज़रूरी होते हैं सप्लीमेंट्स या आपके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी कितनी ज़रूरत होती है। अब मैग्नीशियम की आपने बात की, इस पर भी बहुत ज़्यादा बहस होती है। ये कमी क्यों होती है, इसकी वजह क्या होती है, और अगर किसी में कमी है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम की कमी है? तो अब मैंने पहली बात तो ये कमी इसलिए होती है क्योंकि सोशल मीडिया की ज्यादती हो चुकी है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। गुड आंसर। अ मैन हु वाज अ डॉक्टर। यस, नीम हकीम इज ऑलवेज खतरा जान। तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो नहीं भी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए वो इतनी यूज़ कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको बैकलैश भी होता है। तो हर चीज़ जो है एक म्याना रवि में अच्छी लगती है, और सोशल मीडिया इज़ नॉट आपका स्कैन नहीं कर रहा, सोशल मीडिया नहीं कर रहा, आप जाके लिखते हैं, वो वहाँ पे 1500 लोगों ने जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे उन्होंने लिखा हुआ है। बट दैट्स वेरी फैक्ट कि अभी लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है और ये बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। तो इसलिए मैग्नीशियम की कमी जो मोस्टली जो है वो किसी भी वाइटामिन की और मिनरल्स की कमी जो है वो आपकी लैक ऑफ फूड जो है, या आपका प्रॉपर डाइट जो नहीं चल रहा होता, या आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होता, आपका स्ट्रेस होता है, या डायबिटीज़ और कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से भी इस डेफिशिएंसी को हम सामने। अच्छा नाज़िया, इससे हटके अगर हम देखें, सोशल मीडिया से जहाँ अवेयरनेस मिल रही होती है वहाँ पे हर कोई अपनी दुकानदारी भी कर रहा होता है। आपको कुछ इस तरह के इंटरव्यूज़ भी नज़र से गुजरे, आपकी भी ऑब्वियसली गुजरी होंगी वीडियोज़, जिसमें कहा जाता है कि देखिए जी, हमें ये इस तरफ लगा दिया गया मल्टीविटामिन की कमी है, आपको जनाब मैग्नीशियम की कमी है, आयरन की कमी, और चीज़ों की डेफिशिएंसी है। उन्होंने कहा कि जानवर जो हैं वो भी तो वो वही खुराक खा रहे हैं जो वो खाते थे, उन्हें कमियां क्यों नहीं होती, आपको क्यों होती हैं? इसका आप क्या जवाब देना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगेन जानवर इज अगेन फार फ्रॉम द सोशल मीडिया। वो बचे हुए हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें के बीच में लेके आया। अब यानी कि जानवरों को भी सोशल मीडिया पे लेके आया जाए, उनमें भी फिर कमी। जैसे आई लिव इन यूएई, अगर वहाँ के जानवर देखें तो इंसानों से ज्यादा उनका प्रोटोकॉल है, क्या बात करें, बहुत ज्यादा। लेकिन ये है कि वो म्याना रवि की बात है, तो हर चीज़ आप अगर कंसिस्टेंसी में और म्याना रवि में अपना लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन रखें। इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ डाइट। लोगों को ये समझ नहीं आती ये बात, क्योंकि मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, 2 महीने में मेरी शादी है, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, 2 महीने में यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, मैं आपको कर सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि यू हैव टू मेंटेन दैट फॉर द लॉन्ग टर्म। और वेट लूज करना या उसको वो करना, इट्स नॉट अ बिग डील। इसका बिग डील जो होता है वो आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। आप लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बात, अब इसके कुदरती ज़राए भी बता दें कि लोग सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई भी है और सप्लीमेंट्स भी लोगों ने खाने हैं, यूज टू भी होते जा रहे हैं। इनके नुकसानात क्या होते हैं सप्लीमेंट्स के थ्रू, इस तरह की चीज़ें अगर आप इनटेक करें? और कुदरती ज़राए भी बता दें कि किस तरह से हम मैग्नीशियम हासिल कर सकते हैं। देखिए, कुदरती ज़राए को तो कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता, ये तो एक बहुत ही बड़ी एक फिनोमिनल सी बात है कि कुदरती ज़राए जो है वो आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते। कुदरती ज़राए में आपके ऑफ कोर्स वही बैलेंस डाइट अगेन आ जाती है कि आपको लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, आपको ये जो नट्स हैं, सीड्स हैं, फिर इसके अलावा इस तरह की जो चीज़ें ये आपको प्रॉपर उसमें लेनी है, जैसे आयरन की उसमें। लेकिन हाँ, एक और सॉरी, मेरे दिमाग में एक बात आई, मैग्नीशियम जब आप लेते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोग मैग्नीशियम के साथ बहुत कैल्शियम भी ले लेते हैं, बहुत आयरन भी ले लेते हैं, तो उसके बाद उनकी डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। तो आपको चीज़ें जो हैं वो बहुत बैलेंस लेनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि प्लीज़ आप, अगर आपको नो हाउ नहीं है तो कट ऑफ द सोशल मीडिया, गो टू योर जीपी, उस पर आप 1000-2000 खर्च कर लें, इंस्टेड ऑफ कि आपने बाद में लॉन्ग टर्म अपनी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना। अच्छा नाज़िया साहब, हम अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में कौन सी इस तरह की गलतियां या फिर आप लापरवाहियां कह लें जो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर जिस्म में इस तरह की डेफिशिएंसीज जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं? इसकी यही है कि आप प्रॉपर जो है, जैसे कि अब हमारा एक प्रॉपर मील है कि आपको सुबह अगर कैनवा लेना है, साथ आप आलमंड्स ले रहे हैं, दोपहर में आप एक
चिकन या सामन का वो ले रहे हैं, साथ आप लीफी वेजिटेबल्स का सैलड ले रहे हैं प्रॉपर पोर्शन में, आप स्नैक में पम्पकिन सीड्स ले रहे हैं, वॉलनट्स ले रहे हैं, आप नाइट में कोई आयरन यानी कि कोई लेट्स सपोज कोई पालक खा रहे हैं, साथ आप चिक पीस ले रहे हैं, तो ये एक आपका मैग्नीशियम और सारा जो एक एक्यूरेट काइंड ऑफ आपका हेल्थ फूड आ जाता है। अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है, हम सोशल मीडिया पे या चीज़ों पे बैठ के हम आर्ग्यूमेंट्स में पूरा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बट वी डोंट फोकस ऑन आवरसेल्फ। आई बिलीव कि अगर आप अपनी लाइफ के ऊपर 45 मिनट्स या 1 आवर नहीं दे सकते तो आप किसी के ऊपर नहीं दे सकते। अब इसकी फिर क्वांटिटी पे भी बात कर लेते हैं, कितनी मिकदार में दरकार होता है एक ह्यूमन को, लाइक कितना आप एक दिन में मैग्नीशियम जो है वो, जैसे अब आपको मैं हमें चाहिए 300 to 320, अब इनको है, इनको चाहिए 420 तक का। सो बिकॉज वेरी आपके पर्सन टू पर्सन, आपकी वेट, आपकी ऐसा भी कुछ है कि खवातीन में ये ज़्यादा कमी होती है इस चीज़? खवातीन में कमी इसलिए होती है कि खवातीन अपने आप को निगलेक्ट कर देती हैं, फिर प्रेगनेंसी की वजह से और आपके साइकिल्स की वजह से, और खवातीन में बेसिकली स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ few monthly cycles, because of pregnancies, because of these things. तो उनके लिए तो मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नाज़िर साहिबा, ज़रा ये भी बताइएगा, जिस तरह से पहले हम बात कर रहे थे ना कि 300 से ज़्यादा अफ़ाल सर अंजाम देता है मैग्नीशियम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम करें टॉप 5 या टॉप 3 तो वो कौन से हैं? मैग्नीशियम जी, मैग्नीशियम अगर मेरी आप बात करें तो आई लाइव द ग्लासीनाइट, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि आपको कुछ 7 तरह के हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है। जब व्हेन यू गो ओवर द काउंटर तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है, आप उसे बता सकते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, या मुझे क्या कहते हैं, जैसे कि आई लाइक, क्योंकि ग्लासीनाइट बिकॉज वाई आई लाइक यू स्टमक पे जेंटल है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपका इंसोम्निया कंट्रोल करता है। तो आजकल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही 2-3 हैं। तो इस तरह के 7 हैं जो कि आप उनको जाके जब अपनी प्रॉब्लम बताएंगे अपने फिजिशियन को तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करके देंगे। माइग्रेन भी इसी वजह से होता है कि मैग्नीशियम की कमी होती है। माइग्रेन का एक और भी है, अब ये थोड़ा सा उसमें आ जाता है टिप्पणी टाइप में, कि आप अगर आलमंड्स खाएं साथ तो आपके माइग्रेन को काफी फर्क पड़ता है। अच्छा, सब पड़ता है। अगर जैसे आपको लगता है कि आपका पेन, बिकॉज आई एम स्पेयर पेशेंट ऑफ माइग्रेन, तो जैसे आपको लगता है कि माइग्रेन, क्योंकि माइग्रेन वालों को पहले ही पता चलना शुरू हो जाता है कि उनको वो पेन स्टार्ट होने वाला है, तो आप च्यू करने की कोशिश करें 7 बादाम, तो शायद आपको अच्छा। और इसका इनटेक किस टाइम होना चाहिए, मॉर्निंग में ज़्यादा या नाइट में? मैग्नीशियम का? जी मैग्नीशियम का मोस्टली इनटेक जो है वो हमें डिनर में करना चाहिए, सोने से पहले। लेकिन कुछ मैग्नीशियम ऐसे जैसे कि जो ब्रेन फॉगिंग के लिए होते हैं वो फिर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा कि आपने मॉर्निंग में लेने हैं, इवनिंग में, बट द आइडियल टाइम ऑफ 80% इज दैट द इवनिंग टाइम। अच्छा, वो फूड्स भी बता दें। आपने बताया कि 70% आपकी भी कोशिश होती है कि फूड से आप ले लें और 30% सप्लीमेंट पे आप रिलाई करते हैं, तो वो कौन से फूड हैं जो कि रिच हैं मैग्नीशियम से? वो यही है आपके लीफी वेजिटेबल्स, आपके पम्पकिन सीड्स, आपके सारे सीड्स जो हैं, आपके नट्स जो हैं, फिर इसके अलावा ये इनमें आपके कुछ फ्रूट्स आ जाते हैं। मीट में होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती जितनी इन वेजिटेबल्स और इन चीज़ों में होती है। सही। अच्छा, और जैसे कि आपने भी कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, ख़वातीन अगर ये सप्लीमेंट्स वगैरह ले रही हैं, मैग्नीशियम भी ले रही हैं, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? जैसे कि आपने कहा बहुत सारे लोग वाइटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ हर चीज़ कंबाइन करके खाते हैं, वो फिर डैमेज कितना ज़्यादा होता है? वो एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। आपने कहा ना कि मैग्नीशियम के साथ विटामिन्स भी लोग हाँ करते हैं कंबाइन, तो वो फिर क्या देखें, चाहिए आपको हर चीज, लेकिन इन द बैलेंस। अब ये नहीं है कि आप उधर से कैल्शियम के लिए 10 गिलास दूध भी पी रहे हैं, साथ आप कैल्शियम की मेडिसिन भी ले रहे हैं, उधर से आप मैग्नीशियम की ले रहे हैं, तो दैट विल कम्पीट योर डाइजेशन। सही, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की रूटीन ऐसी देखी है कि सुबह में अगर वो विटामिन डी भी पी रहे हैं, फिर दूसरी चीजें भी खा रहे हैं और मैग्नीशियम भी खा रहे हैं। आजकल सप्लीमेंट्स के लिए ना मिथ बहुत ज्यादा हो गई है, लाइक इतने ज्यादा प्रमोशन होती है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है किस टाइम कौन सा। और लोग यही कह रहे होते हैं ना कि हम डाइट से, इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, डाइट से पूरी नहीं कर सकते चीजें जो चाहिए हमें, तो हम फिर अल्टीमेटली सप्लीमेंट्स पे रिलाई करते हैं, हमें उसकी तरफ जाना पड़ता है। लास्टली क्या मैसेज आप देना चाहेंगी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, फिट रहने के लिए सबको? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, फिट रहने के लिए तो मेरा हमेशा से यह है कि बी ऑर्गेनिक, बी वेरी सिंपल लाइफ आपकी होनी चाहिए। देखने में आप जितने मर्जी वर्सटाइल हो, बट आपका फूड और आपका इनर सेल्फ जो है इट शुड बी वेरी प्योर, वेरी ऑर्गेनिक, क्योंकि अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं तो आप बाहर से ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगेंगे, और कोई क्रीम और प्रोडक्ट आपको खूबसूरत नहीं बना सकती, आपका फूड और आपका इनर सेल्फ आपको खूबसूरत। बहुत जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत और अच्छा मैसेज नाज़िर साहिबा आपकी जानिब से आ गया। और जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।